नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऊंट ने अपनी करवट ले ली है। देखिए, जो इतना बड़ा शगुफा खड़ा किया गया था SP-RLD के अलायंस का, किसानों की नाराज़गी का, ब्राह्मण नाराज़ हैं, अति पिछड़े नाराज़ हैं, गैर जाटव दलित भाग गए। अब अगर विशेषज्ञों की और राजनीतिक पंडितों की आप बात सुनते तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वोट बचा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो होती जो अखिलेश यादव दावा कर रहे थे कि 403 में से 400 सीटें उनकी पार्टी को मिलेंगी। उसी तरह का सिनेरियो बनाया जा रहा था कि ये वर्ग नाराज़, वो वर्ग नाराज़, और सब लोग टूट कर जो है सपा और RLD को वोट देना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं। पहले तो एक बेसिक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, और वो ये है कि अखिलेश यादव किसी राष्ट्रीय दल के नेता नहीं है, क्षेत्रीय दल के नेता है। और क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, अपवाद को छोड़ दें तो ज़्यादातर एक परिवार और कुछ जातियों, एक जाति के नेता होते हैं, उसमें कुछ और जुड़ता है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यादव, जो अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं, और मुसलमान, ये उनका कोर वोट है। इसमें जब कुछ जुड़ता है तो सत्ता मिलती है, और आज तक एक ही बार सत्ता मिली, 2012 में। उससे पहले जोड़ तोड़ या दूसरी पार्टी को तोड़कर इस तरह से मिली। मैं 1989 की जनता दल की बात नहीं कर रहा हूँ, तब उसमें कई पार्टियां शामिल थीं। बीजेपी का बाहर से समर्थन भी था, गठबंधन हो, सीटों का तालमेल हुआ था। तो वो उस अपवाद को छोड़िए। उसके बाद मुलायम सिंह यादव 2 बार मुख्यमंत्री बने, दोनों बार जोड़ तोड़ से बने। 93 में बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया, चुनाव से पूर्व अलायंस किया, लेकिन उसके बाद भी मेजॉरिटी नहीं मिली, तो कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से सरकार बनी थी वो। तो इसलिए 2012 में सिर्फ एक बार मिला है। अब ये कहा जा रहा था कि इस बार जो है, जो पार्टी मैक्सिमम 30% वोट लाती है, उसका वोट शेयर लगातार बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, और बीजेपी जो पिछले 3 चुनावों से 40% और से 50% के बीच में वोट हासिल करती रही, उसका घट रहा है। तो मुश्किल अखिलेश यादव की क्या है कि उनका जो 2 वोट बैंक है, 2 ही वोट बैंक है, उसमें कोई इजाफा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शुरू में बात कही गई कि बड़ा भारी जो है रेनबो कोalition बना रहे हैं, और उस कोalition में जो है अति पिछड़े लौट कर आ रहे हैं, और जो है गैर जाटव दलितों का भी एक हिस्सा आ रहा है। बीजेपी से जो 3 मंत्री निकले और 8 विधायक निकले, उसके बाद तो ये मान लिया गया कि दलित और अति पिछड़े बीजेपी से चले गए। इस सारे प्रचार के बावजूद किसान नाराज़ है। किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को भारी नुकसान हो गया है। अखिलेश यादव की समस्या क्या है? समस्या ये है कि उनके जो 2 वोट हैं, दोनों समाज एग्रेसिव है। जब मुसलमान एग्रेसिव होकर बाहर निकलता है तो हिंदू एक होता है, तो हिंदू काउंटर पोलराइजेशन होता है और हिंदू गोलबंद हो जाता है। जब यादव आक्रामक होकर निकलता है तो अति पिछड़ी जातियाँ, दलित और ये सब जातियां जो है एक हो जाती हैं, गोलबंद हो जाती हैं। इस चुनाव में वही हो रहा है। दोनों बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने में मुसलमान वोटर जो समाजवादी पार्टी का है और यादव वोटर जो है, और इनमें भी पूरे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनमें भी जो दबंग तबका है वो मदद करता है। अब आप देख लीजिए मैनपुरी का उदाहरण। मैनपुरी में SPS बघेल के काफिले पर हमला और फिर गीता शाक्य पर हमला। ये 2 ऐसे जो है इंसिडेंट हुए हैं जो अति पिछड़ा अगर थोड़ा बहुत कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में समाजवादी पार्टी के साथ आ भी रहा था तो वो भी चला गया। शाक्यों में इतनी भारी नाराज़गी है, उनका कहना है कि हमारे समाज की किसी महिला को पहली बार किसी पार्टी ने राज्यसभा में भेजने लायक समझा। गीता शाक्य राज्यसभा सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उन पर हमला, इसको जो है बड़ी गंभीरता से लिया है शाक्य समुदाय ने, और शाक्य समुदाय ने ही नहीं लिया, जितना अति पिछड़ा वर्ग है
उस पूरे ने, कि अभी सरकार बनी नहीं है, इनको केवल उम्मीद है कि बनेगी, तब ये हाल है। और अगर सरकार बन गई इनकी, उनका मानना है कि हम इस हमले के खिलाफ FIR हो गई अगर, तो इसलिए कि इस समय बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अगर ऐसा न होता तो कोई FIR न लिखी जाती। और यहाँ तक इस वर्ग का मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा होता तो उनके लिए नॉमिनेशन करना भी मुश्किल हो जाता। तो अब जो पहले 2 फेज़ थे, पहले फेज़ में जाट का हल्ला, जाट का हवा खड़ा किया गया कि बस जाट जो है बीजेपी को ध्वस्त कर देगा और बिल्कुल सफाया हो जाएगा। कोई सफाया नहीं हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी 2 बार कह चुका हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में बीजेपी को 38% जाट वोट मिले थे, उससे कम नहीं मिल रहा है। ज़्यादा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इसके अलावा जितनी पिछड़ी जातियां हैं वो सब गोलबंद हुई हैं। और दूसरे फेज़ में सबसे आश्चर्यजनक मेरे लिए, मेरा जो अनुमान था उस हिसाब से सबसे आश्चर्यजनक जो ट्रेंड दिख रहा है वो सेकेंड फेज़ का है। सेकेंड फेज़ ये ऐसा है जो बीजेपी के लिए हमेशा से कमज़ोर रहा है। 2017 की इतनी प्रचंड लहर में भी बीजेपी को यहाँ से 55 में से 38 सीटें ही मिली थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद एक भी सीट का नुकसान ना हो सेकेंड फेज़ में। और बहुत से लोग जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जो लगातार फीडबैक लेते रहे, उनका मानना है कि बीजेपी को इस 55 में से 38 से 42 सीटें मिल सकती हैं। अब इस 2 फेज़ के बाद अब जो शुरू हुआ है, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, इसमें समाजवादी पार्टी के लिए राह बहुत ही कठिन है। तो मीडिया का एक वर्ग और लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, बीजेपी विरोधी, मोदी से घृणा करने वाले, इन सब ने मिलकर एक परसेप्शन बनाया था। जो परसेप्शन बनाया था चुनाव शुरू होने से पहले कि बस समाजवादी पार्टी आ रही है, आ ही गई। कुछ लोग तो ऐसे, मतलब मीडिया के लोग, जो ये मानकर चल रहे थे कि बस अखिलेश यादव को शपथ लेना बाकी है, बाकी तो सब हो गया है। वो परसेप्शन बिल्कुल हवा में उड़ चुका है। कहीं दूर दूर तक आप पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय घूम लीजिए, जो ये तीसरा फेज़ है उससे लेके 7वें फेज़ तक के इलाके में आपको कहीं समाजवादी पार्टी आगे है या समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है, ये बताने वाले नहीं मिलेंगे अगर आप किसी मुसलमान या यादव से बात नहीं कर रहे हैं तो। उसके अलावा समाज के सभी वर्गों का रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और वो ऐसे ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में आमूल परिवर्तन कर दिया है। अब ये जो ट्रेडिशनल तरीका था कि इतने % फला जाति के, उतने % उस जाति के, उस दायरे से राजनीति को निकाल दिया है। और जहाँ ले गए हैं वहाँ से अब जो है इन क्षेत्रीय दलों को, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की बात कर रहा हूँ, उनके लिए वापसी बहुत कठिन है। ये जो राजनीति चल रही थी मंडल के समय से कि हमारे समाज का नेता मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, इससे हम संतुष्ट हो गए, वो जो वर्ग था, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, वो अब उससे संतुष्ट होने वालों में नहीं है। उसको इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनके समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री है या मंत्री है या नहीं। उनके लिए फ़र्क पड़ता है कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनको क्या मिला, इनको समर्थन करने से, अपने नेता को समर्थन करने से हमको मिला क्या। और आप देख लीजिए, इसी का नतीजा है आज जहां बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती खड़ी हैं 14 साल से, 2007 में जीती थी, उसके बाद से इसी वजह से उनको ये मुगालता था कि दलित इस बात से खुश हो जाएंगे और जीवन भर वोट देंगे कि उनके बीच से कोई व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन गया है। दलित इससे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, इससे खुश होने वाले नहीं हैं, नाराज़ नहीं हो रहे। निश्चित रूप से मायावती का मुख्यमंत्री बनना उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहीं पर बस नहीं है। ये उनकी जो है लास्ट डिमांड नहीं है।
उनकी उनकी ये अंतिम इच्छा नहीं है कि सिर्फ उनका जो है उनके समाज का कोई व्यक्ति जो है शीर्ष पद पर पहुंच जाए। वही स्थिति आप देखिए समाजवादी पार्टी की। अगर समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम मतदाता नहीं होता तो समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुजन समाज पार्टी से भी बदतर होती। अगर ये वोट मुसलमान वोट बसपा, सपा, कांग्रेस तीनों में बटा होता तो समाजवादी पार्टी की स्थिति 2017 से भी खराब आती। लेकिन चूंकि इस चुनाव में पूरी तरह से मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ, वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी नहीं देख रहा है। उसका मानना है कि वो ठीक है, अच्छे नेता हैं, भले नेता हैं, हमारे समाज के नेता हैं, लेकिन वो बीजेपी को हराने की हालत में नहीं है। इसलिए मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं जाएगा नहीं। और ये हिजाब का जो मुद्दा उठा है, उसने बीजेपी को जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के मुद्दे से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करनी पड़ती थी, उसकी ज़रूरत ख़त्म कर दी। 2 कारणों से। एक, ये हिजाब का मुद्दा, इस पर जिस तरह से एग्रेसिव होकर मुस्लिम समुदाय सामने आया है, उसका सीधा असर हिंदू समुदाय पर पड़ा है। तो काउंटर पोलराइजेशन के लिए भाजपा को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दूसरा, शायद ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कानून व्यवस्था, उसको बीजेपी ने बहुत ही चतुराई से सीधे मुस्लिम समुदाय से जोड़ दिया है। आप देखिए पूरे चुनाव के दौरान कहीं भी कानून व्यवस्था के मुद्दे को यादवों से जोड़ने की कोशिश नहीं हुई, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, मुसलमानों का एक वर्ग और यादवों का एक वर्ग दोनों दबंगई कर रहे थे। इन दबंगों के कारण ही समाजवादी पार्टी की सरकार हर बार बदनाम होती रही है और हर बार चुनाव हारती रही है। और वही इस बार हो रहा है। इस बार का चुनाव, फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की राजनीति को बदलने वाला होगा। यहाँ से जो रास्ता निकलेगा कि केवल जाति या धर्म के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि लोगों के जीवन में परिवर्तन करके, उनको लाभ पहुँचा के, उनके रोज़मर्रा के जीवन को ज़्यादा जो है आसान बनाकर आप चुनाव जीत सकते हैं। ये जो नई अस्मिता बनी है, ये देश में चुनाव के तरीके को, चुनाव लड़ने के तरीके को, चुनाव जीतने के तरीके को, इन सब को बदल देगी। ये जो ट्रेडिशनल ढंग से पॉलिटिक्स करने वाले, चुनाव जीतने वाली पार्टियां हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है। आने वाला समय जो है वो उतना आसान नहीं है कि आप हिंदू, मुस्लिम या कुछ जातियों को जोड़कर आप चुनाव में जीत हासिल कर सकें। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में तीसरा फेज़ आते आते, अभी तो तीसरे फेज़ की वोटिंग भी नहीं हुई है, 20 तारीख को होगी। तीसरे फेज़ की वोटिंग से पहले ही अखिलेश यादव की चुनावी जो उनका गुब्बारा था वो फूट गया है, उसकी हवा निकल गई है। आगे आने वाले चरणों में आपको ये स्थिति और ज़्यादा उभर कर सामने आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अखिलेश यादव के जो एलाइज़ हैं, आरएलडी तो वेस्टर्न यूपी के बाद चला गया, उसके बाद उसकी कोई भूमिका नहीं है। आगे जो है उनमें और सपा में जो है झगड़ा होने वाला है, जो कि अपना दल कृष्णा पटेल की जो फैक्शन है उसमें और सपा में शुरू हो गया है। 7वें चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और दोनों पार्टियों ने कुछ जगहों से उम्मीदवार खड़े कर दिए। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर की चुनाव में वोट दिलाने की क्षमता को अखिलेश यादव ने ज़रूरत से ज़्यादा आंका, उसकी उन्होंने ज़्यादा कीमत चुकाई है, उसके बदले में उनको उतना मिलने वाला नहीं है। तीसरा, बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर होने का सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और इस बात को पहले से आंकने में, समझने में अखिलेश यादव नाकाम रहे। हालत ये है कि उनको अपने चुनाव क्षेत्र करहल में जीतने के लिए अपने बीमार पिता को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा है। हालत उनकी ये है कि वो बोलने खड़े हुए तो वो अखिलेश यादव का नाम लेना भी भूल गए। उनको पर्चे पर लिखकर, कागज़ पर लिखकर दिया गया, पढ़ नहीं पाए, तो उनके कान में जाकर कहा गया कि अखिलेश यादव का नाम ले लीजिए। तब उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जिता दीजिए। इस तरह से अखिलेश यादव
ने एक तरह से जो बात छुपी हुई थी शायद उसको एकदम सार्वजनिक कर दिया कि उनको करहल में डर लग रहा है। और अगर करहल में डर लग रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है। दूसरा, 2 दिन पहले उनके चाचा जो अब साथ आ गए हैं, शिवपाल यादव, अभी तक चुप्पी साधे हुए थे, अब उन्होंने बोलना शुरू किया है कि मैंने अपनी पार्टी तो मर्ज कर दी समाजवादी पार्टी में, लेकिन जितने टिकट मेरे लोगों को देने का वादा हुआ था मिला नहीं। इस समय ये बात बोलने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि शिवपाल यादव के साथ जो लोग थे उनमें भारी नाराज़गी है। बताया तो ये जा रहा है कि जसवंत नगर से शिवपाल यादव भी संकट में है। वो जो लग रहा था कि एक तरफा लड़ाई होगी और उनका जीतना तो तय ही है, वैसा नहीं लग रहा अब। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए खबर अच्छी नहीं है। बीजेपी की सरकार आ रही है, ये सिर्फ मेरे कहने पर न जाइए। जितने ओपिनियन पोल हैं, जो भाजपा के विरोधी भी हैं, उनके पास मुद्दा अब सिर्फ एक है कि सीटें कितनी आएंगी। 312 आई थी 2017 में, उससे कम होगी, ज़्यादा होगी, उतनी ही रहेगी। तो राजनीति जो होगी, चर्चा का विषय जो होगा अब वो ये होगा कि अगर सीटें कम होती हैं तो उसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए, सीटें बढ़ जाती हैं तो उसका श्रेय किसको दिया जाए। तो ये राजनीति उस दिशा में मुड़ रही है जहाँ से इस बात पर चर्चा ज़्यादा होगी कि बीजेपी की सीटें कितनी कम या ज़्यादा हो रही हैं। मेरी नज़र में इन बातों का कोई महत्व नहीं होता, बस नतीजे आने के 4-6 दिन के अलावा। उसके बाद कुल मतलब जो होता है, जिस बात का अर्थ होता है, वो ये कि आपकी सरकार बनी कि नहीं, आप सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर पाए या नहीं। अगर आपने सरकार बनाने लायक यानी स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है तो बाकी सब बातें बेमानी। तो इसलिए ये चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव धीरे धीरे बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है। जो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले लग रहा था कि ये वन साइडेड होगा, वो उसी दिशा में अब बढ़ रहा है। बीच में ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हुई वो उसका गुब्बारा फूट चुका है। अब इस चुनाव में ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की इंडिविजुअल कैंडिडेट्स में उधर शिफ्ट होगी। यहाँ से वो जीत रहा है कि वो हार रहा है, कौन जीत रहा है, जितने दल बदलू हैं उनमें से कितने जीत रहे हैं, कितने हार रहे हैं, मंत्री कितने जीत रहे हैं, कितने हार रहे हैं, प्रमुख नेता जो हैं अलग अलग पार्टियों के, उनमें से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो ये मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल पे चला गया है। तो जो मैक्रो पिक्चर है, बड़ी पिक्चर है, बड़ी तस्वीर है, वो स्पष्ट हो गई है, वो एक ही दिशा में जा रही है। इसलिए इस चुनाव का नतीजा प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी आसान हो गया है, बशर्ते आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो। बहुत से लोगों को जो फील्ड में घूम रहे हैं, बड़े पत्रकार, उनको ये सुनकर विश्वास नहीं होता, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि तेल का दाम इतना बढ़ गया, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, फलां चीज़ का दाम बढ़ गया, फिर भी बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन है ऐसा ही। तो सच्चाई तो 10 तारीख को ईवीएम से निकलेगी। उसके बाद आश्चर्य हो चाहे दुख हो, मानना तो पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।